नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। यदि आपने आज का वीडियो देख लिया तो कम से कम 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। चाहे वो आपका बाल विकास हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो ईवीएस हो, मैथ्स हो या फिर अन्य सब्जेक्ट हो। इनमें सिद्धांतों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। किनसे? सिद्धांतों से संबंधित पूछा जाता है। कम से कम इन सारे विषयों की बात करें तो 5 से 6 प्रश्न आपके पूछे ही जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो प्रश्न आपको मिलेंगे वो सिद्धांत जितने भी अभी तक 2011 से लगाकर 2024 तक जितनी भी आपकी एग्जाम हुई हो, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, एस्टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, कोई सी भी टेट एग्जाम हो, सभी में यानी कि मैंने सारे पेपर को इंक्लूड किया। उनमें जो सिद्धांतों से संबंधित प्रश्न पूछे गए वो सारे के सारे इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। टोटल 50 प्रश्न मैं लेकर आया हूं। आगे यदि कुछ प्रश्न छूट गए तो उनको भी मैं अगले पार्ट में लेकर आऊंगा। इस पार्ट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे और वो भी व्याख्या सहित, यानी कि छोटी से छोटी बातें इनके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। वो लिखी हुई है ना, यहाँ पर सारी चीजें आपको लिख कर दी जाएगी ताकि और आपको अच्छे से समझ में आए। तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। यदि इसी प्रकार के और आपको वीडियो चाहिए तो इसको आपको ज्यादा ज्यादा शेयर करना है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, मानसिक आयु का प्रतीक किसके द्वारा दिया गया था? मानसिक आयु का, ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं और ये दिया गया था बीने साइमन ने। किसने? बीने साइमन ने। इससे संबंधित 7 में आपको अलग अलग प्रकार के प्रश्न बताऊंगा जो कि काफी कंफ्यूजन वाले प्रश्न होते हैं और उसमें काफी आपको दिक्कत भी आती है। तो मानसिक आयु का प्रतीक किसके द्वारा दिया गया था? बीने साइमन के द्वारा दिया गया था, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मानसिक आयु का प्रतीक बीने साइमन द्वारा दिया गया है। एक प्रश्न आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है कि भाई सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया? वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो किया गया था, कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? तो सन पूछे तो वो आपका 1885 है, क्योंकि सन भी आजकल पूछा जाता है ना। तो 1885 में सर्वप्रथम इंग्लैंड के, कहां के? इंग्लैंड के। नाम क्या था उनका? फ्रांसिस गाल्टन। इनके द्वारा बुद्धि शब्द का प्रयोग किया गया था। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाता है भाई मानसिक परीक्षण एवं मापन या फिर मेंटल टेस्ट एंड मैनेजमेंट नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई और कब लिखी गई? यदि विश्वविद्यालय के बारे में लिखी गई हो तो विश्वविद्यालय का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन सन पूछे तो वो है आपका 1890 में लिखी गई थी। और किसके द्वारा लिखी गई थी? केटल के द्वारा लिखी गई थी। कौन से विश्वविद्यालय में? तो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में लिखी गई थी ना। मानसिक परीक्षण एवं मापन, इंग्लिश में इसको कहा जाता है मेंटल टेस्ट एंड मैनेजमेंट, है ना, याद रखिएगा। आगे आपसे पूछा जा सकता है भाई, और काफी इंपोर्टेंट पूछा भी गया है मानसिक परीक्षण के बारे में। जो मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग है ये किसने किया था और कब किया था? यदि पुस्तक के बारे में पूछे कि भाई कौन सी पुस्तक में किया गया तो याद रखिएगा मेंटल टेस्ट एंड मैनेजमेंट नामक पुस्तक में ही इसका प्रयोग किया गया था मानसिक परीक्षण का, और ये केटल के द्वारा ही किया गया था और 1890 में ही किया गया था। याद रखिएगा मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग केटल के द्वारा 1890 में किया गया। अब ये भी पूछा जाता है कि पहला बुद्धि परीक्षण कौन सा है और कब किया गया था? तो पहला बुद्धि परीक्षण जो होगा आपका बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, ये सभी को पता होगा और इंपोर्टेंट है। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण ये पहला बुद्धि परीक्षण है सबसे, और 1905 में इसको किया था। कब? 1905 में इसको तैयार किया गया था। याद रखिएगा, सन भी आपको साथ में याद रखना है ना। मानसिक आयु शब्द देखिए, यहां पर कंफ्यूज आपको नहीं होना है। मानसिक परीक्षण एक अलग प्रयोग किया गया था, अलग शब्द है, और मानसिक आयु शब्द अलग है। मानसिक परीक्षण के बारे में पूछे तो केटल के द्वारा दिया गया था, और मानसिक आयु शब्द के बारे में पूछे तो ये अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1905 में। सन भी आपको साथ में याद रखना है। 1905 में अल्फ्रेड बीने ने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ पर बच्चे जो ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वो ये होते हैं कि भाई बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया किसने था? कभी टर्मन आ जाता है विकल्प में, कभी सही वो मान लेते हैं, कभी स्टर्न मान लेते हैं। देखिए याद रखिएगा, यदि आपसे पूछे कि सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र किसके द्वारा दिया गया, फिर आईक्यू का सूत्र, आईक्यू का जो सूत्र है वो किसके द्वारा दिया गया, जहां पर सर्वप्रथम आ जाए वहां पर आपको स्टर्न लगाना है। स्टर्न के साथ साथ कोहल मान भी आ जाए तो दोनों ने ही बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था। कहीं कहीं विकल्प में स्टर्न दे दिया होता है, कहीं कहीं कोहलमान दिया होता है, दोनों ने ही। याद रखिएगा सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था 1912 में।
ये जो टर्मन है इन्होंने इसको संशोधित किया था। यहाँ पर सीधा सीधा पूछ ले कि भाई बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो किसके द्वारा दिया गया, और वहां पर टर्मन आ जाए और स्टर्न कोहलमान वहां पर नहीं आए तो आप टर्मन लगा सकते हैं सीधा सीधा यदि प्रश्न पूछे। लेकिन वहां पर सर्वप्रथम लगा है तो आपको करेक्ट स्टर्न पर करना है, याद रखेगा। तो ये जो संशोधन किया था ये कब किया गया था टर्मन द्वारा, तो ये किया था 1916 में। 1916 में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधन सूत्र दिया था। देखिए पहले कौन सा सूत्र था बुद्धि लब्धि का, तो बुद्धि लब्धि का पहले सूत्र था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ये स्टर्न और कोहलमान ने दिया था, और इसको ही संशोधित किया था, और संशोधित करके क्या कर दिया था इंटू 100 लगा दिया था टर्मन ने, है ना। ये हुआ संशोधित सूत्र जो कि आज तक चला आ रहा बुद्धि लब्धि का, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, है ना। ये वर्तमान का आपका बुद्धि लब्धि सूत्र है। तो ये 7 पॉइंट थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे हम प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र। देखिए ये सीटेट एग्जाम में पूछा गया था आपके ऑनलाइन एग्जाम में, इसको ZPD भी कहा जाता है, जैसा कि आपको सभी को पता होगा। समीपस्थ विकास का क्षेत्र की जो संरचना है किसने प्रतिपादित की थी, आपके ZPD की संरचना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये तो ये लेव वाइगोत्स्की, है ना। समीपस्थ विकास के क्षेत्र की जो संरचना है ये लेव वाइगोत्स्की के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। और लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो इनके द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, और यही इसी के अंदर ही समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी दिया था ZPD, है ना। बाकी 3 विकल्प और है जिसमें लॉरेंस कोहलबर्ग दिया है, ब्रूनर दिया है, जेन पियाजे दिया है। तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, ब्रूनर और जेन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने हर प्रश्न रखे जाएंगे, है ना। तीसरा प्रश्न है आपका सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। सीखने में प्रयास व भूल का प्रतिपादन पूछा गया है, ये किसके द्वारा किया गया है, तो सही आंसर होगा आपका ये थॉर्नडाइक द्वारा किया गया। किसके, थॉर्नडाइक द्वारा। सीखने व प्रयास व भूल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया है, किस पर इन्होंने प्रयोग किया है, कितने नियम बताए, कौन कौन से नियम बताए हैं, यह सारी जानकारी आपको आगे दी जाएगी। तो सभी के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि आगे थॉर्नडाइक से संबंधित प्रश्न पूछा तो वहां पर इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी, ये मैं पहले बता रहा हूं। यानी कि पहले मैंने जो जानकारी आपको दे दी है, पूरी व्याख्या उसकी समझा दी है, वो मैं रिपीट यहाँ पर नहीं करूंगा, ज्यादा आपका समय खराब नहीं करूंगा। तो याद रखिएगा, आपको यहीं पर सारी चीजें याद कर लेनी है। उत्तर मैंने आपको बता दिया, थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है, प्रयास व भूल का सिद्धांत दिया है। याद रखिएगा, थॉर्नडाइक ने प्रयास व भूल के सिद्धांत में अपना प्रयोग किस पर किया था। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता तो याद रखिएगा, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था। किस पर, बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था। और इन्होंने कितने नियम बताए, सीधा सीधा पूछ रहे आपसे कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम बताए हैं, तो वह 2 नियम। पहला है मुख्य नियम, दूसरा है गौण नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत इन्होंने 3 नियम बताए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है उसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि भाई थॉर्नडाइक ने जो मुख्य नियम बताए हैं उसमें से एक नियम कौन सा नहीं है। मुख्य नियम के अंतर्गत 3 नियम ये दे देते हैं और एक नियम गौण नियम दे देते हैं। उसमें आपको पता होना चाहिए भाई मुख्य नियम कौन कौन से हैं और गौण नियम कौन कौन से है ना। तो मुख्य नियम 3 है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, है ना। और गौण नियम इन्होंने कितने बताए हैं, 5 बताए हैं। कौन कौन से हैं, बहु अनुक्रिया का नियम है, आंशिक क्रिया का नियम है, मनोवृत्ति का नियम है जिसे रुचि का नियम भी कहा जाता है, सादृश्यता का नियम है जिसे पूर्व अनुभव का नियम भी कहा जाता है, और 5वां नियम है साहचर्य रूपांतरण का नियम। याद रखेगा इन 5 नियमों के बारे में, और अलग अलग आपको इसको याद करना है। साथ में जो 3 विकल्प थे उनके बारे में भी देख लेते। भाई पावलोव विकल्प में था तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, है ना। पावलोव द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। ये पावलोव के द्वारा दिया गया है। और पावलोव ने किस पर अपना प्रयोग किया था, तो याद रखिएगा कुत्ते पर। किस पर किया था, कुत्ते पर किया था। स्किनर विकल्प में था, भाई इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जिसे RS थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ये किसके द्वारा दिया गया, स्किनर के। इन्होंने किस पर अपना प्रयोग किया है, तो चूहों तथा कबूतरों पर, है ना। तो याद रखिएगा, आपका पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया है, थॉर्नडाइक ने आपका बिल्ली पर किया है, और स्किनर ने चूहों तथा कबूतरों पर अपना प्रयोग किया है ना। आगे वहां पर गेस्टाल्ट सिद्धांत भी था जो कि काफी इंपोर्टेंट है, इसके बारे में भी काफी पूछा जाता है। आपको कोई भी टेट एग्जाम ले लीजिए, गेस्टाल्ट सिद्धांत या फिर सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया है, इसके प्रतिपादक कौन है, तो कोहलर है। इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, है ना। और सीधा सीधा आपसे पूछते हैं
कि कोहलर ने अपना जो प्रयोग है वो किस पर किया था। कभी कभी विकल्प में वनमानुष दे देते हैं या फिर नाम उनका दे देते हैं सुल्तान, है ना। तो याद रखेगा सुल्तान नामक चिंपांजी, जिसे वनमानुष भी कहा जाता है, इस पर कोहलर ने अपना प्रयोग किया था। और ये गेस्टाल्ट सिद्धांत या फिर सूझ या अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक है ना। ये सारी जानकारी आपको एक प्रश्न में मिल गई है। अब इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न आगे आता है तो उसमें मैं ये जानकारी नहीं दूंगा, सीधी सीधे आपको आंसर बता दूंगा, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जैसे कि ये प्रश्न पूछा गया प्रभाव का नियम। तो कितने नियम बताए हैं, कौन कौन से नियम बताए हैं, कौन से नियम के अंतर्गत कौन से नियम आते हैं, सारी जानकारी में अभी थोड़ी देर पहले ही बताया हूं, है ना। तो अधिगम में रिक्त स्थान ने प्रभाव का नियम दिया, किसके द्वारा दिया गया भाई प्रभाव का नियम? पावलोव, स्किनर, वाटसन या फिर थॉर्नडाइक। अभी मैंने आपको बताया था किसके द्वारा दिया गया है, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। किसमें दिया है? तो ये आपके प्रयास व भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत है ना, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। कितने नियम बताए इन्होंने भाई? 2 नियम बताए हैं। मुख्य नियम, गौण नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत इन्होंने 3 नियम बताए हैं, उसमें आपके तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। गौण नियम के अंतर्गत इन्होंने 5 नियम बताए हैं, बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, सादृश्य का नियम और साहचर्य रूपांतरण का नियम। ये 5 नियम किसके द्वारा बताए गए हैं? तो ये सभी किसके द्वारा दिए गए हैं? थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, थॉर्नडाइक ने प्रयास व भूल का सिद्धांत दिया था और इसी सिद्धांत के अनुसार प्रभाव का नियम भी इनके द्वारा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है भाई, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? यदि आपने बाल विकास पढ़ा है तो यहाँ पर जितने भी सिद्धांत हैं उनको और नामों से जाना जाता है। इस पर एक वीडियो बनाई जिसमें 11 सिद्धांत, जो प्रमुख सिद्धांत हैं, 11 जो सिद्धांत हैं उनको और किन किन नामों से जाना जाता है, इस पर एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को देख लीजिएगा, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यदि आपसे पूछे प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत पूछे, या फिर प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत पूछे, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत पूछे, तीनों एक ही है ना। तो आपको पता होना चाहिए, यदि इस प्रकार के जानकारी आपको रहेगी तो आप सीधे सीधे आंसर दे देंगे कि ये जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है ना। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक। और इनके बारे में सारी जानकारी आपको दे चुका हूं, है ना। तो आगे हम बढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है और इस सिद्धांत को प्रयत्न व त्रुटि के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि भाई इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। हमेशा प्रश्न को ध्यान से ही पढ़ना है, नेगेटिव पूछा गया है फिर पॉजिटिव। तो नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, तो विकास का जो सिद्धांत है वो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है ये विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और निरंतर विकास का सिद्धांत। ऐसे ही मैं 10 सिद्धांत आपको बताऊंगा जो बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित है। तो उन 10 के 10 सिद्धांतों को आपको याद कर लेना है। और जो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है ये क्या है? एक शब्द है जो किसके द्वारा दिया गया है? पावलोव के द्वारा दिया गया है। याद रखिएगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन शब्द किसके द्वारा दिया गया है? पावलोव के द्वारा दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। साथ में जरूरी नहीं कि वो जो 3 सिद्धांत दिए विकल्प में वही दे, 10 सिद्धांत जो कि इंपोर्टेंट हैं 10 के 10 याद कर लीजिएगा। निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, विकास दिशा का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत और वंशानुक्रम वातावरण की अंतः क्रिया का सिद्धांत। ये 10 जो प्रमुख सिद्धांत हैं बाल विकास के, इनको आपको याद कर लेना है क्योंकि ये इंपोर्टेंट है, कहीं ना कहीं विकल्पों में आपको दे दिए जाएंगे, है ना। आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। अब इस सिद्धांत से क्या संबंधित नहीं रखता है? सामाजिक अंतःक्रिया बिल्कुल रखता है, सहायता करना ये भी रखता है, समुपस्थित विकास का क्षेत्र ZPT की बात की जा रही है, ये बिल्कुल इनके द्वारा दिया गया है। भाषा अर्जन का यंत्र, भाषा अर्जन का जो संबंध है, का यंत्र का जो संबंध है वो आपका वाइगोत्स्की के जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है, ये आपका चोम्स्की से संबंधित है। भाषा अर्जन का जो यंत्र है ये चोम्स्की से संबंधित है, ना कि वाइगोत्स्की से। तो 4th वाला जो विकल्प होगा वो एकदम आपका करेक्ट होगा। आगे यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि भाषा अर्जन का यंत्र वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ये भाषा अर्जन का जो यंत्र है चोम्स्की से संबंधित है। चलिए
अगला प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है बुद्धि से संबंधित है। किससे है? बुद्धि से संबंधित है। और इसमें मैं आपको टोटल 12 सिद्धांत बताऊंगा इस प्रश्न के बाद में। कितने टोटल इंपोर्टेंट? 12 सिद्धांत बुद्धि से संबंधित। अब इसके बाद जो बुद्धि से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछ जाएंगे वो इन 12 सिद्धांतों में से इन 12 सिद्धांतों में से ही पूछ जाएंगे, और मैं वो आपको बार बार नहीं बताऊंगा, क्लियर बता रहा हूं। तो आपको इसी वीडियो में इस प्रश्न के बाद जो भी मैं सिद्धांत बताऊं ध्यान से इत्मीनान से सुनिएगा, क्योंकि बार बार बताऊंगा, आपका भी समय खराब होगा, मेरा भी समय खराब होगा, इसलिए एक ही बार में अच्छे से सुन लीजिएगा। आगे यदि बुद्धि से संबंधित प्रश्न आया तो मैं डायरेक्टली वहां पर उत्तर आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के बारे में पूछा गया है कि किसके द्वारा दिया गया है। तो बहुआयामी सिद्धांत जहां पे आए, राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए? हावर्ड गार्डनर। बहुआयामी सिद्धांत है, इन्होंने 8 प्रकार बताए बुद्धि के, वो आगे हम बात करेंगे, आगे भी ये प्रश्न पूछ जाएगा। तो हावर्ड गार्डनर द्वारा बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत दिया है। तो याद रखिएगा 8 प्रकार बताए बुद्धि के, कौन कौन से हैं वो आगे एक प्रश्न मैंने रखा है, उसमें आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं सिद्धांतों के बारे में बात करूंगा कि भाई 12 सिद्धांत कौन कौन से हैं बुद्धि के। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक कारक सिद्धांत के बारे में पूछे कि भाई सीधे सीधे एक कारक सिद्धांत पूछ लिया तो आपको अल्फ्रेड बिने लगा देना है। कभी कभी एक तत्व सिद्धांत भी पूछ लिया जाता है, तो चाहे वो एक कारक सिद्धांत पूछे या फिर एक तत्व का सिद्धांत पूछे, अल्फ्रेड बिने आपका करेक्ट आंसर होगा। द्विकारक सिद्धांत, देखिए द्विकारक सिद्धांत या फिर द्वितत्व सिद्धांत या फिर त्रिकारक सिद्धांत या फिर त्रितत्व का सिद्धांत। द्विकारक और त्रिकारक ये दोनों ही सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। पहले इन्होंने द्विकारक सिद्धांत दिया था, उसमें इन्होंने संशोधित किया और फिर जो सिद्धांत दिया था वो त्रिकारक था, है ना। तो याद रखिएगा द्विकारक के बारे में काफी प्रश्न पूछे गए आपकी टेट एग्जाम में। तो ये स्पीयरमैन ने दिया था और त्रिकारक भी स्पीयरमैन के द्वारा ही दिया था। द्विकारक सिद्धांत को संशोधित करके त्रिकारक सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। बहुकारक सिद्धांत के बारे में पूछे या फिर बहुतत्व सिद्धांत के बारे में पूछे, थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। समूह कारक बुद्धि का जो समूह कारक सिद्धांत है या फिर समूह तत्व का सिद्धांत है, ये थ्रस्टन के द्वारा दिया गया था। और बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत या फिर नमूना सिद्धांत, ये आपका थॉमसन द्वारा दिया गया है। अगली आगे हम बात करें त्रिआयाम सिद्धांत। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, त्रिकारक सिद्धांत अलग है, त्रिआयामी सिद्धांत अलग है, वो त्रिचापी या फिर त्रिघटकी सिद्धांत अलग अलग है। तो याद रखिएगा, त्रिकारक के पूछे तो स्पीयरमैन आएगा, त्रिआयाम सिद्धांत पूछे तो गिलफोर्ड आएगा, और त्रिचापी या फिर जो त्रिघटकी सिद्धांत के बारे में पूछे तो वहां पर स्टर्नबर्ग आएगा। ये अलग अलग सिद्धांत है, उनके जो प्रतिपादक है वो भी अलग अलग है ना। याद रखिएगा तरल व ठोस सिद्धांत, याद रखिएगा आगे ये एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, तो आपको वहां पर पहले आंसर देना है। एक प्रश्न आएगा इसी संबंधित तरल व ठोस से संबंधित बुद्धि के तरल क्रिस्टली प्रतिमान के बारे में पूछ जाएगा और प्रश्न यही रहेगा। आंसर आपको क्या होगा? केटल। तरल व ठोस सिद्धांत केटल के द्वारा दिया गया है। बुद्धि का पदानुक्रम या फिर बुद्धि का क्रमिक महत्व सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है? तो बर्ट एवं बर्नन के द्वारा दिया गया है ना। आगे हम बात करें तो लेवल फर्स्ट और लेवल 2, बुद्धि का लेवल फर्स्ट और लेवल 2 का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जॉनसन के द्वारा दिया गया है। बुद्धि का क तथा ख सिद्धांत, कभी ए और बी भी पूछा जाता है ना, तो ये एक ही बात है। बुद्धि का ए तथा बी या फिर क तथा ख सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये हेब के द्वारा दिया गया है और ये भी इंपोर्टेंट आपका सिद्धांत है। तो ये 12 सिद्धांत अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। वीडियो को पोस्ट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो 4-5 प्रश्न हैं वो इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि बुद्धि के तरल क्रिस्टली प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था और उसका आंसर भी बताया था। इसे क्या कहा जाता है? तरल व ठोस सिद्धांत भी कहते हैं इसे ना, तरल व ठोस सिद्धांत या फिर बुद्धि के तरल क्रिस्टली प्रतिमान भी इसको कहा जाता है। तो इसके प्रतिपादक कौन थे? अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कौन थे? केटल, है ना। बुद्धि के तरल क्रिस्टली प्रतिमान के बारे में पूछे या फिर तरल व ठोस सिद्धांत के बारे में पूछे, इसके प्रतिपादक कौन होंगे? केटल होंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि बुद्धि के तरल क्रिस्टली प्रतिमान या फिर तरल व ठोस सिद्धांत के प्रतिपादक केटल होंगे। चलिए अगला प्रश्न है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, द्विकारक पूछे या फिर त्रिकारक पूछे, कौन होंगे इसके प्रतिपादक? आपके स्पीयरमैन होंगे। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था बुद्धि का द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? देखिए यहाँ पर बहुविमात्मक प्रज्ञा आ गया भाई। अब ये क्या है? तो ये बुद्धि से संबंधित ही एक सिद्धांत है और इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? सीधे सीधे अक्षरों में आपका बहुविमात्मक प्रज्ञा को, तो इसको बहुबुद्धि का सिद्धांत कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इसको बहुबुद्धि का
सिद्धांत कहा जाता है ना। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के प्रश्न देंगे। मैंने आपको बताया ना, मैंने 11 सिद्धांत रखे हैं कि भाई इन 11 सिद्धांतों को अधिगम के या फिर आपके बुद्धि के सिद्धांतों को किन किन नामों से जाना जाता है। उसके बाद ऑनलाइन स्टडी विद डीके लिखेंगे तो आपको वीडियो आ जाएगा आपके सामने, देखेंगे तो 11 सिद्धांत वहां पर रहेंगे, उनको अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है ना। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय पूछे या फिर बहुबुद्धि का सिद्धांत पूछे, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये आपका जो दिया गया है ये हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। जैसे कि थोड़ी देर पहले भी हमने आपको बताया था किसके द्वारा दिया गया है, बहुबुद्धि का सिद्धांत या फिर बहुविमात्मक प्रज्ञा का सिद्धांत गार्डनर द्वारा दिया गया है। उन्होंने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 8। जैसा कि मैंने बताया था कि आगे प्रश्न में आपको बताऊंगा, ये रहे 8 प्रकार, है ना। बहुविमात्मक प्रज्ञा या फिर बहुबुद्धि का सिद्धांत का जो प्रत्यय है ये हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1983 में। कब दिया गया था? 1983 में इसको दिया गया था। और इस जो सिद्धांत है बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कितने प्रकार बताए? 8। बुद्धि के इनके द्वारा 8 प्रकार बताए गए हैं। अब वो 8 प्रकार कौन कौन से हैं? व्यक्तिक पर बुद्धि, व्यक्तिक स्वबुद्धि, संगीत बुद्धि, शरीरगत की बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि। ये 8 प्रकार की इनके द्वारा बुद्धि बताई गई है और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि इनमें से हार्वर्ड गार्डनर ने जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था या फिर बहुविमात्मक प्रज्ञा में जो 8 प्रकार बताए थे उसमें कौन सा एक प्रकार नहीं है ना। 4 विकल्प दे देंगे और एक विकल्प ऐसा होगा जो आपके हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित नहीं रहेंगे, तो वही विकल्प आपका सही होगा। यदि आपने ये 8 प्रकार पढ़े हैं तो आप राइट आंसर वहां पर लगा सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर जो द्विकारक सिद्धांत है या फिर त्रिकारक सिद्धांत, मैंने बताया था बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं, फिर से वही प्रश्न पूछ लिया गया। प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया है। पहले सीधा सीधा पूछा जाता है भाई द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। अब यहाँ पर प्रतिपादक का नाम दे दिया गया है कि स्पीयरमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया है। बुद्धि का द्विकारक, बुद्धि का समूह कारक, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत या फिर बुद्धि का त्रिघटकी सिद्धांत। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको सारी जानकारी दी थी। बुद्धि का द्विकारक पूछे या फिर त्रिकारक पूछे, दोनों ही सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। अब मैंने जो 12 सिद्धांत बताए थे उन्हीं में ये 3 सिद्धांत हैं, तो इसके आंसर मुझे चाहिए कमेंट्स के माध्यम से कि भाई बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया और बुद्धि का त्रिघटकी सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया। इन तीनों के आंसर मुझे दीजिएगा और 50वां प्रश्न में आपको क्यूज के तौर पर दूंगा, उसका आंसर भी आपको देना है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे 50वें प्रश्न में, है ना। तो 12वें का जो आंसर होगा वो फर्स्ट वाला होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है और मैंने इसके आंसर भी रख दिए है ना, जैसा कि मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर मैं यहाँ बता देता हूँ, है ना। 50वें प्रश्न का आंसर आप दे दीजिएगा। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत आपका थ्रस्टर ने दिया है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत जैसे कि मैंने आपको बताया था थॉर्नडाइक द्वारा, और बुद्धि का त्रिघटकी सिद्धांत ये आपका स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया है। इसके आंसर देने की जरूरत नहीं, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। आप सिर्फ 50वें प्रश्न का आंसर देंगे जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, और कुछ विधियां भी मैंने यहाँ पर रखी, कुछ विधि से संबंधित लगभग 3 से 4 प्रश्न रखे हैं, तो उनको भी देख लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। व्याकरण अनुवाद विधि को किस रूप में जाना जाता है? जो व्याकरण विधि है इसको किस रूप में जाना जाता है? ये क्या शास्त्रीय विधि है, शास्त्रीय उपागम है, रचनात्मक विधि है या फिर आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र विधि है? तो यहाँ पर देखिए कहने का मतलब है कि व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है, सीधा सीधा ये पूछा गया है। तो व्याकरण अनुवाद विधि को शास्त्रीय विधि के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी? शास्त्रीय विधि के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनुवाद विधि को शास्त्रीय विधि, पारंपरिक विधि और भंडारकर विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये जो प्रश्न है मुझे लगता है यूपी टेट या फिर सीटेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ना, थोड़ा सा मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन पूछा जरूर गया है। सीटेट और यूपीटेट दोनों में से कंफर्म है, दोनों में से एक में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए शायद सीटेट में पूछा गया है ना। अगला प्रश्न है, किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है? वो कौन सी विधि है भाई? प्रत्यक्ष विधि है, ग्रहणशील विधि है, गतिशील आधारित अधिगम विधि या फिर अनुवाद विधि है? तो यहाँ पर वहां विधि प्रत्यक्ष विधि। जो प्रत्यक्ष विधि होती है इसमें मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो आपकी अलग भाषा है या फिर जो दूसरी भाषा है सिर्फ और सिर्फ उस पर ध्यान दिया जाता है, उसको सिखाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है मैंने कि प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें प्रत्यक्ष विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया था। किसका?
श्रव्य और दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में मौखिक व लिखित अभ्यास द्वारा सीधे नई भाषा सिखाई जाती है। जो मातृभाषा है उसको हटाकर, यानी कि उसको ऐसा नहीं है कि उसके बारे में नहीं बताया जाता, वो और विधियों में बताया जाता है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि की हम बात करें तो इसमें नई भाषा सिखाई जाती है ना। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से सीखने पर अधिक बल दिया गया है, क्योंकि वार्तालाप करेंगे, आपस में बात करेंगे तो नई भाषा सीखने के ज्यादा चांसेस होते हैं। प्रत्यक्ष विधि को सुगम विधि भी कहा जाता है, सम्राट विधि भी कहा जाता है, प्राकृतिक विधि भी कहा जाता है और निर्बाध विधि भी कहा जाता है प्रत्यक्ष विधि को। तो इनके जो उप विधि है, यानी कि इनके जो उपनाम है, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पर आधारित। देखिए इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ये किस पर आधारित है? लेव वाइगोत्स्की के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किस वैज्ञानिक के बारे में पूछा गया है और किस सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, ये दोनों चीजों पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो सामाजिक संरचना पर। किस पर है? सामाजिक संरचना पर आधारित है आपका लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, है ना। अगला प्रश्न है निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय है? सीधा सीधा पूछा गया है कि भाई कुत्ते पर किसने अपना प्रयोग किया। तो आपको थोड़ी देर पहले सभी के बारे में बताया था, एक बार फिर मैं आपको बता दूंगा भाई कुत्ते पर किसने किया था। आपका पावलोव ने किया था, है ना। पावलोव ने कुत्ते पर किया था। तो एक एक करके देखिए, यहाँ पर सारी जानकारी लिखी हुई है, ध्यान से सुनिएगा। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया था पावलोव ने। पूछे कि भाई शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो पावलोव के द्वारा। किस पर प्रयोग किया? तो इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर किया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत आपका स्किनर द्वारा किया गया। किस पर इन्होंने प्रयोग किया? चूहे पर 1930 में किया था और कबूतर पर 1943 में किया था। चूहे पर भी किया था और कबूतर पर भी इन्होंने अपना प्रयोग किया था, है ना। सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो कि कोहलर द्वारा दिया गया, कोहलार नहीं कोहलर है ना। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? किस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था? तो सुल्तान नामक चिंपांजी, जिसको वनमानुस भी कहा जाता है ना। तो सारी जानकारी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताई थी, रिपीटेड हुई है, तो अच्छे से और याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे और अगला प्रश्न भी यही है, लेकिन प्रश्न को यहाँ पर दूसरा दिया है, यानी कि दिया वही है अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने का जो सिद्धांत है। तो यहाँ पर पूछा गया सीधा सीधा कि कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर, वनमानुस पर, बिल्ली पर या पर चूहे पर? अभी मैंने आपको बताया था किस पर किया था। जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए, 5 सेकंड में आपको दे रहा हूं, उसके बाद तो मैं बता ही दूंगा। 5 सेकंड है आपके पास में, फटाक से बताइए कि कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था। सिद्धांत कौन सा दिया था? अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत। तो ये कोहलर द्वारा दिया गया था। और इन्होंने कौन सा किस पर अपना प्रयोग किया था, ये आपको बताना फटाफट। तो मैंने आपको बताया था सुल्तान नामक चिंपांजी, है ना। और जिसको क्या कहा जाता? वनमानुस भी कहा जाता। ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं सुल्तान दिया हुआ है और कहीं कहीं विकल्पों में वनमानुस भी दिया हुआ है। तो बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत में कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपांजी यानी कि वनमानुस पर अपना प्रयोग किया था। चलिए अगला प्रश्न है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जल्दी से बताइए फटाफट। ये मैं अभी काफी बार रिपीट कर चुका हूं इसके बारे में। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत तो ये दिया है आपका स्किनर ने। किसने दिया है? स्किनर ने। इनके बारे में जान लेते हैं भाई। ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? स्किनर के द्वारा। कब दिया था? तो 1938 में। सन भी आपको साथ में याद रखना है ना। सीटेट को छोड़ के सभी टेट एग्जाम में सन पूछे जाते हैं। एक सीटेट ही ऐसी एग्जाम है जिसमें कभी भी सन नहीं पूछा जाता, लेकिन अन्य टेट एग्जाम में सन पूछे जाते हैं। सीटेट को छोड़कर यदि आप किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सन भी आपको ध्यान में रखना है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर द्वारा दिया गया था। कब दिया था? वर्ष पूछे तो 1983 में। किस पर इन्होंने प्रयोग किया था? चूहे पर 1930 में, कबूतर पर 1943 में। जैसे कि मैंने यहाँ पर इनके उपनाम दिए हैं, वैसे आपको हर जो सिद्धांत है उनके उपनाम पता होना चाहिए। जैसे कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को आरएस थ्योरी के नाम से जाना जाता है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अभिक्रमिक अनुदेशन का सिद्धांत और नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, है ना। इन नामों से भी जाना जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या फिर सीधी सीधी स्किनर का जो सिद्धांत है, ये सभी इन्हीं के सिद्धांत हैं, ये इनके उपनाम है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे उपयोगी विधि कौन सी है? यहाँ पर विधि पूछी गई है, कौन सी है? व्याकरण शिक्षण हेतु। व्याकरण यदि आपको सीखना है, बच्चों को सिखाना है, तो कौन सी विधि अच्छी होगी, ये आपके हिसाब से भी आप यहाँ पर खुद को वहां पर रख के आंसर दे सकते हैं। तो वो होगी आपकी आगमन विधि।
इसमें निगमन विधि होती तो भी आपका सही आंसर होगा आगमन निगमन विधि जो होती है यह व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त विधि होती है। इससे संबंधित कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि जो आगमन विधि होती है एक मनोवैज्ञानिक विधि होती है। सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आगमन विधि किस प्रकार की विधि है, किस प्रकार की विधि है, तो आपको पता होना चाहिए मनोवैज्ञानिक विधि है ना, जिसमें विशिष्ट अनुभवों और उदाहरणों के माध्यम से सामान्य जो नियम होते हैं इनका निर्माण किया जाता है और इनके द्वारा बच्चे सरल संपत्तियों के सहायता से जो नवीन ज्ञान है उसका संचार करते हैं ना। इसे जो आगमन विधि है इसे विश्लेषण प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है और ये उदाहरण के माध्यम से या नियम या फिर सिद्धांतों को बनाते हैं। किसके माध्यम से? उदाहरण के माध्यम से। इसमें जो बच्चे होते हैं ना वो स्वयं ज्ञान को खोजने का प्रयत्न करते हैं, है ना, कि किसमें? आगमन विधि में। इसमें रटन विद्या नहीं होती है, इसमें जो बच्चे हैं वो अपने आप समझते हैं ना। आगे मैं आपको बताऊंगा जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और इसमें जो विधि है ये किस से किस ओर चलती है ये भी काफी इंपोर्टेंट है, उसके बारे में भी पूछा जाता है कि भैया जो शिक्षण विधि है यह विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है, मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है और सरल से कठिन की ओर चलती है। क्या कह सकते हैं कि इस पर यह कार्य करती है सिद्धांतों पर, है ना। ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये सभी के सभी याद कर लीजिएगा। ये व्याकरण पढ़ने की एक सरल विधि है, साथ में रटने से ज्यादा समझने पर जोर देती है। किस पे? जो सूत्र होते हैं इसके उसको रटना नहीं है, क्या है उसको समझना है, ये उसी पर जोर देती है आपकी आगमन विधि, है ना। आगे क्लियर हो गया इतना? आगे बढ़ते हैं। यदि आपको लग रहा है कि सर आप जल्दी जल्दी पढ़ा रहे तो भी कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा। अगला वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे आपको समझाऊं। वैसे मैं इतनी तेज भी आपको नहीं समझा रहा हूं, मेरे को लग रहा है कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया है भाई कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास, याद रखिएगा नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है। इन्होंने उसमें चरण बताए हैं। अब तो उसमें कौन सा एक चरण है जो इनके द्वारा नहीं बताया गया है? इनके चरण में आपको बताऊंगा। उससे पहले वो कौन सा चरण है इसके बारे में हम देख लेते हैं। वो चरण है अपारंपरिक चरण। पारंपरिक चरण इनके द्वारा बताया गया है, लेकिन जो अपारंपरिक चरण है ये इनके द्वारा नहीं बताया गया है। तो इनके द्वारा कितने चरण बताए गए हैं? तो 6 चरण बताए गए। यदि स्तर के बारे में पूछे तो वो 3 है ना, आगे हम बात करेंगे। जैसे कि अपरंपरागत चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं किए गए हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। इन्होंने अपने सिद्धांत में कितने स्तर बताए हैं? 3 स्तर बताए हैं और 6 चरणों में वर्गीकृत किया है। यानी कि इन 3 स्तरों में ही इन्होंने 6 चरणों को वर्गीकृत किया है। एक स्तर में इन्होंने 2 चरण रखे हैं। अब वो स्तर कौन कौन से हैं और उसमें चरण कौन कौन से हैं और उसका थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब भी करूंगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना। देखिए स्तर कौन सा? फर्स्ट पूर्व नैतिक चरण। आपको पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा है इसके बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले में दूसरा डाल दिया, दूसरे में तीसरा डाल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्तर फर्स्ट कौन सा? आपका पूर्व नैतिक चरण, जिसे पूर्व पारंपरिक नैतिकता भी कहा जाता है या फिर पूर्व पारंपरिक नैतिकता चरण भी कहा जाता है। और इसमें जो चरण आएंगे, स्तर है ना, पूर्व पारंपरिक नैतिकता स्तर कहा जाता है। इसमें जो चरण आएंगे वो 2 चरण यहाँ पर है। एक है आज्ञाकारिता और सजा अभिविन्यास है और दूसरा है व्यक्तिवाद और विनिमय अभिविन्यास। ये 2 चरण आपके पूर्व नैतिक चरण में या फिर पूर्व नैतिक स्तर में आएंगे। और आज्ञाकारिता और सजा अभिविन्यास क्या है? ये सजा से बचने के द्वारा संचालित व्यवहार है। और व्यक्तिवाद और विनिमय अभिविन्यास क्या है? ये स्वार्थ और पुरस्कार द्वारा संचालित व्यवहार है ना। दूसरा स्तर है इनका पारंपरिक नैतिकता। इसमें अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की के बारे में बताया गया है। और इसमें कानून और व्यवस्था के बारे में बताया गया है, जो सामाजिक स्वीकृति द्वारा संचालित व्यवहार है। और ये आपका अधिकार का पालन करने और सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप व्यवहार करने वाला व्यवहार है। यह आपका स्तर दूसरा है। स्तर तीसरा जो कि इन्होंने लास्ट बताया है, स्तर इन्होंने 3 बताए हैं, चरण इन्होंने 6 बताए हैं। तो यहाँ पर उत्तर पारंपरिक नैतिकता है ना, इसमें आपका सामाजिक अनुबंध, कानूनी अभिविन्यास, जिसमें सामाजिक व्यवस्था और व्यक्तिक अधिकारों के संतुलित द्वारा संचालित व्यवहार है। और छठा है आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, है ना। इसमें आंतरिक नैतिक सिद्धांत द्वारा संचालित व्यवहार है। जो 3 स्तर है और 6 आपके चरण है ना, जिसमें इन्होंने वर्गीकृत किया है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर सीधा सीधा अभी पूछ लिया गया, अभी लेवाइगोत्स्की के जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसमें इन्होंने जो चरण बताए, जो स्तर बताए, उसमें कौन सा नहीं है। इसी प्रकार से आपसे आगे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग में सही नहीं है? यहाँ पर देखिए उत्तर भी यहाँ सीधा सीधा, यहाँ थोड़ा सा इसमें गैप देना था, गैप नहीं हुआ, तो देख लीजिएगा। प्रश्न के साथ उत्तर भी लिखा हुआ है।
यहाँ पर देखिए सही युग्म नहीं है, उत्तर आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, फिर भी देख लीजिएगा। देखिए सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है, आपका थॉर्नडाइक बिल्कुल करेक्ट है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ इसकी था। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव, ये सारे सिद्धांत मैं आपको इसके पहले बता चुका हूं। सीखने का समग्र सिद्धांत कौन सा युग्म सही नहीं है, तो सीखने का समग्र सिद्धांत ये हल द्वारा नहीं दिया गया है। हल द्वारा यानी कि सी एच हल इनका पूरा नाम है, ये अमेरिका के वैज्ञानिक है, इनके द्वारा प्रबलन सिद्धांत दिया गया। कौन सा प्रबलन का जो सिद्धांत है ये आपका हल के द्वारा दिया गया है। साथ में सीखने का समग्र सिद्धांत की बात करें तो सीखने के समग्र सिद्धांत को अंतर्दृष्टि या फिर सूच का सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से प्रश्न को घुमा फिराकर पूछा जाता है। चाहे तो वह अंतर्राष्ट्रीय सूच का सिद्धांत भी यहाँ पर सीधे सीधे दे सकते थे, लेकिन उनके द्वारा नहीं दिया गया। क्या दिया गया, सीखने का समग्र सिद्धांत है ना, ये अंतर्दृष्टि सूच के सिद्धांत का ही नाम है। ये किसके द्वारा दिया गया, कोहलर के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, ये कोहलर के द्वारा दिया गया है, ना कि हल के। हल के द्वारा प्रबलन का सिद्धांत दिया है ना, तो आपका जो फोर्थ वाला विकल्प होगा ये सही होगा। अगला प्रश्न और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसमें मैं 3 परीक्षण आपको बताऊंगा जो कि आपको इत्मीनान से अच्छे से सुनना है, और इन तीनों परीक्षण के बारे में सारी जानकारी आपको दूंगा, है ना। तो आपको इत्मीनान से अच्छे से सुनना है। टीएटी, सीएटी और आईबीटी, इन तीनों परीक्षण के बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पर प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के बारे में हम जान लेते हैं कि इसका विकास किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो विकास है ये मूरे, मार्गन एवं मूरे, पूरा नाम इनका आया था मार्गन एवं मूरे, यानी कि 2 व्यक्तियों द्वारा, 2 वैज्ञानिकों द्वारा इनका जो प्रतिपादक है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का वो किया गया है, मार्गन और मूरे, है ना। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अब यहाँ पर 3 परीक्षण मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके सुनिएगा। सबसे पहले हम प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, टीएटी परीक्षण कहा जाता है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ये व्यक्तित्व को मापने का एक प्रक्षेपी परीक्षण है। किसको, व्यक्तित्व को मापने वाला है। और ये सीधे सीधे पूछा जाता है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसको मापने का एक प्रक्षेपी परीक्षण है, तो ये व्यक्तित्व को मापने वाला है ना, याद रखेगा। तो यहाँ पर प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण की बात करें तो ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, टीएटी परीक्षण, तो ये मार्गन एवं मूरे के द्वारा। सन आपको याद रखना है 1935। कब किया गया था, 1935 में जो टीएटी परीक्षण है इसका प्रतिपादन मार्गन एवं मूरे के द्वारा किया गया था। इन्होंने कार्ड के सहारे व्यक्तित्व का परीक्षण किया। किसके सहारे, कार्ड के सहारे। किसका परीक्षण किया, व्यक्तित्व का परीक्षण किया। अब इसमें कार्ड की संख्या भी पूछी जाती, भाई कार्ड की संख्या क्या है। कभी कभी टोटल 31 दे दी जाती, कभी कभी विकल्प में 30 + 1, 40 + 1 इस प्रकार से दे दी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए 30 + 1। अब 30 + 1 क्यों है, क्योंकि इसमें 10 कार्ड पुरुषों के होते थे, 10 कार्ड महिलाओं के होते थे, और जो 10 कार्ड है वो महिला और पुरुष इन दोनों के होते थे। इस प्रकार से टोटल 30 हो गए, और जो एक कार्ड है उसे खाली छोड़ दिया जाता था। क्या, एक कार्ड को खाली छोड़ दिया जाता, खाली रहता था। टोटल कितने हो गए, 31 कार्ड। अब इन 31 कार्ड का क्या किया जाता था, इसमें बालकों को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता था। और कम से कम कितने कार्ड पर कहानी लिखवाई जाती थी, कम से कम 10 कार्डों पर कहानी लिखवाई जाती थी। साथ में इसका प्रयोग कितने वर्षों के बच्चों के लिए किया जाता था, तो इनका प्रयोग 14 वर्ष से अधिक बालकों पर ही किया जाता, 14 वर्ष से अधिक बालकों पर, है ना। सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि भाई जो टीएटी परीक्षण है ये कितने वर्ष के बच्चे पर इनका प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 14 वर्ष से अधिक बालकों पर ही इसका प्रयोग किया जाता था। अब बात करते हैं सीएटी, बाल अंतर्बोध परीक्षण, है ना। अब इसमें क्या होता था भाई, इसके प्रतिपादक कौन थे, लियोपोल्ड बेलक। लियोपोल्ड बेलक आपके सीएटी यानी कि बाल अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक थे। कब इनके द्वारा किया गया था प्रतिपादक, तो 1948, है ना। सन भी आपको ध्यान रखना है, सीधे सीधे सन भी पूछा जा सकता है, तो 1948 आपको याद रखना है। इसमें विकास में योगदान किसका था, बाल अंतर्बोध परीक्षण का प्रतिपादक लियोपोल्ड बेलक द्वारा किया गया था, लेकिन इसमें योगदान भी दिया गया था। किसका योगदान था, डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस का। डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस, याद रखेगा, इस प्रकार से प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। इसमें कार्डों की संख्या कितनी होती थी, मात्र 10 होती थी। कितनी, 10। अब उन 10 कार्डों में किसके चित्र बने होते थे, तो 10 कार्ड पर जानवरों के चित्र बने होते थे। किसके, जानवरों के चित्र बने होते थे। और बालक को चित्र दिखाकर कहानी लिखने के लिए किया जाता था। मतलब कि एक जो कार्ड है उसमें किसी भी जानवर का चित्र दिखा दिया और उस पर कहानी लिखने को कहा जाता था। और यह परीक्षण जो है ये 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए था, है ना। सीएटी 14 वर्ष से अधिक था, 14+, और ये 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए था आपका सीएटी परीक्षण, है ना। और टीएटी परीक्षण आपका 14+ था ना, 14 वर्ष से अधिक। चलिए
अब आईबीटी की बात करें हम, स्याही धब्बा परीक्षण, इंक बोल्ट टेस्ट है ना, काफी इंपोर्टेंट है। इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। इसके प्रतिपादक कौन है? तो हरमन रोरसा है ना, क्या है? स्याही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक हरमन रोरसा है। और इसमें कितने कार्ड थे? तो इस परीक्षण में 10 कार्ड पर स्याही के धब्बे बने होते थे। क्या होता था? स्याही के धब्बे बने होते थे इन 10 कार्डों में। 5 कार्ड पर काले और सफेद धब्बे बने होते थे और बाकी जो 5 पर विभिन्न रंग के धब्बे बने होते थे, वो किसी भी रंग के हो सकते हैं ना, लेकिन 5 कार्ड पर काले और सफेद ही बने होते थे। बालक को आकृति दिखाकर उनके बारे में पूछा जाता था कि इसमें बालक के क्रियात्मक, भावात्मक, संज्ञानात्मक परीक्षण किए जाते थे। इसमें किसका परीक्षण किया जाता था? बालक के क्रियात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक परीक्षण किए जाते थे आपके आईबीटी स्याही धब्बा परीक्षण में, है ना। तो इन तीनों के बारे में आपको पता हो गया होगा, टीएटी, सीएटी और आईबीटी परीक्षण के बारे में। चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में, ये ईवीएस का प्रश्न है, ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है। प्राथमिक कक्षाओं में आप ईवीएस पर्यावरण को किस विधि के द्वारा सिखाएंगे, इसके बारे में सीधा सीधा पूछा गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा जांच आधारित परीक्षण। जो आपका तीसरा वाला विकल्प है जांच आधारित परीक्षण, ये विधि है जिसमें प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। तो यहां पर लिखा भी हुआ है। देखिए जांच आधारित परीक्षण में क्या होता है, इसके माध्यम से छात्र वस्तुओं की खोज और परिवर्तन करने और प्रयोग करके अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं, यानी कि वो अपने आप वस्तु की खोज करते, परिवर्तन करते, प्रयोग करना सीखते हैं। तो इनके साथ क्या है, पर्यावरण के साथ ही अंतःक्रिया करते हैं, इसलिए ये ईवीएस के लिए सबसे उपयुक्त विधि है जांच आधारित शिक्षण। बाकी की जो विधियां हैं उसको भी हम देख लेते हैं, भाई ये विधियां क्यों नहीं है पर्यावरण के लिए उपयुक्त सिखाने के लिए। चौक एवं टॉक विधि, ये क्या होती है? पारंपरिक विधि होती है। इसमें शिक्षक क्या करता है, ब्लैक बोर्ड पर लिखता है और समझाता है, जिससे कि ईवीएस आपको समझ में नहीं आएगी जब तक आप बाहर निकलकर उसके बारे में नहीं जानेंगे, है ना। तो ये जो विधि है, शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिखता है और समझाता है, इस विधि को क्या कहा जाता है? चौक एवं टॉक विधि कहा जाता है ना। व्याख्यान विधि क्या होती है? तो व्याख्या से आप समझ आ ही गया होगा कि एकमात्र शिक्षक इसमें एक शिक्षक जो रहता है वही बात करता है और छात्र निष्क्रिय रूप से सुनते हैं, यानी कि सिर्फ जो छात्र होते हैं वो सुनते ही हैं। इसमें शिक्षक ही बात करता है बच्चों से, लेकिन बच्चों का काम है सिर्फ सुनना। यह कक्षाओं में निरस्ता को जागृत करता है, क्योंकि छात्र और शिक्षक के बीच में अंतःक्रिया बंद हो जाती है, एक दूसरे में अंतःक्रिया, बच्चों और शिक्षक में अंतःक्रिया इसमें बंद हो जाती है। इन दोनों में जो बातचीत का जो दौर है वो सिर्फ शिक्षक ही कहता है, बच्चों को काम यहाँ पर सुनना होता है। अब एक और विधि थी विकल्प में, जग एवं मग पद्धति। ये क्या होती है? इसे शिक्षा का जग मग सिद्धांत भी कहा जाता है, जहां शिक्षक पूरा मग है और बच्चा खाली मग है ना, खाली मग है और शिक्षक का काम पूरे जग में खाली मग में ज्ञान भरना। जो खाली मग कौन है? यहाँ पर बच्चा है। तो जो खाली मग है इसमें ज्ञान भरना होता है, किसका? शिक्षक का। तो इसे जग एवं मग पद्धति कहा जाता है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? वो कौन सा सिद्धांत जिसमें भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो वो है आपका लेव वाइगोत्स्की। कौन है? लेव वाइगोत्स्की है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, साथ में संज्ञानात्मक विकास पर भी बात की है। तो लेव वाइगोत्स्की ने इस बात पर जोर दिया है कि भाषा का अधिग्रहण संज्ञानात्मक विकास में प्रमुख विधि है। क्या है? भाषा का अधिग्रहण। अब यहाँ पर वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जोर देते हुए उनका कहना है कि इनके अनुसार बच्चे आत्मनिर्देशन के लिए स्वयं से बात करते हैं भाषा के प्रभाव से, है ना। तो साथ में उनका सिद्धांत इस बात पर भी जोर देता है कि बच्चे कुशल और जानकार लोगों के साथ यदि अंतःक्रिया करेंगे और उनके सहयोग के माध्यम से जो अंतःक्रिया करेंगे तो उसके सहयोग से माध्यम से क्या करेंगे, वो हमेशा सीखेंगे ना, या फिर सीखते हैं। उनका मानना था कि भाषा प्राप्त करने से बच्चा अपने उच्च मानसिक कार्यों को संशोधित करता है। याद रखेगा, यहाँ पर एक कथन भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई किसका मानना है कि भाषा प्राप्त करने से बच्चा अपने उच्च मानसिक कार्यों को संशोधित करता है। तो ये लेव वाइगोत्स्की होंगे, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं अल्बर्ट बंडूरा के बारे में कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है। अल्बर्ट बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो उन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है। कौन सा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है। और यह सारी जानकारी रही। ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे अल्बर्ट बंडूरा। इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है। इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया है? तो बेबी डॉल पर किया है। याद रखिएगा,
मैंने बाकी बहुत सारे वैज्ञानिकों के बारे में बताया कि किन्होंने किस पर प्रयोग किया। बंडोरा के बारे में यदि पूछे तो उन्होंने बेबी डॉल पर अपना प्रयोग किया है। प्रक्षेणात्मक अधिगम संप्रत्यय, सीधा सीधा यदि पूछा जाए कि भाई प्रक्षेणात्मक अधिगम संप्रत्यय ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये भी आपका बंडोरा के द्वारा दिया गया है, अल्बर्ट बंडोरा, है ना। और साथ में यदि आपसे पूछे कि प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो ये भी अल्बर्ट बंडोरा थे। अल्बर्ट बंडोरा को प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी भी कहते हैं। ये भी सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाता है। विकल्प 3 थे भाई, व्यवहारवादी सिद्धांत के जनक कौन थे, जेबी वाटसन थे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जिन पियाजे द्वारा दिया गया है। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड, ये मैं आपको सारी जानकारी इनके बारे में दूंगा अगले प्रश्न में। तो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, ये रहा भाई मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक। अभी मैंने आपको बताया कौन थे, सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत काफी पूछा गया, इससे संबंधित काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन होंगे, आपके सिगमंड फ्रायड होंगे। देखिए, ये निवासी कहां के थे आपके फ्रायड, ऑस्ट्रेलिया वीना के थे। इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, और यह सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया था। और इन्होंने अपना सिद्धांत को समझाने के लिए मन के कितने स्तर, सीधा सीधा पूछते हैं कि सिगमंड फ्रायड ने कितने स्तर बताए मन के, तो 3 स्तर बताए। कितने, 3 स्तर बताए हैं। पहला है चेतन मन, दूसरा है अर्धचेतन मन, तीसरा है अचेतन मन। जो चेतन मन है, सीधा सीधा प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भाई चेतन मन जो सिगमंड फ्रायड द्वारा दिया गया है वो कितने भागों में डिवाइड किया है। प्रतिशत में पूछे तो वो 10% है, और भाग में पूछे तो वो 1/10 है। बचा हुआ जो भाग है वो अचेतन मन बताया है फ्रायड द्वारा, यानी कि 90%, या फिर भाग में 9/10 भाग, है ना। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। चलिए, अब आपसे पूछा जाए कि भाई मन के आधार पर फ्रायड ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है, तो उसको भी इन्होंने 3 ही भागों में बांटा है। लेकिन वो व्यक्तित्व कौन कौन से हैं, तो वो है आपके मन के आधार पर इड, ईगो, सुपर ईगो, यानी कि इदम, अहम और पराहम। और फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियां भी बताई है ना। तो फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियां कितनी बताई है, जीवन मूल प्रवृत्ति जिसको इरोस भी कहते हैं, और मृत्यु मूल प्रवृत्ति जिसे थनाटोस भी कहते हैं। सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति, ये 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति किसके द्वारा बताई गई है, तो याद रखिएगा फ्रायड द्वारा बताई गई है। 14 प्रकार की जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो मैकडूगल के द्वारा, आगे हम इस विषय पर बात करेंगे, है ना। और फ्रायड ने मन की तुलना किससे की, सीधे सीधे प्रश्न पूछा तो याद रखिएगा बर्फ से की है फ्रायड ने मन की तुलना। चलिए, अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। अभिप्रेरणा मूल प्रवृत्ति, है ना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था मूल प्रवृत्ति, सॉरी अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, किसके द्वारा दिया गया है, तो ये मैकडूगल के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, मैकडूगल के द्वारा दिया गया है। इन्होंने मूल प्रवृत्तियां कितनी बताई हैं, 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, आगे हम बात करेंगे। ये लिख देखिए, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल द्वारा दिया गया है, 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। और फ्रायड ने मूल प्रवृत्ति कितने भागों में बांटा है, अभी मैंने आपको बताया था, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति, है ना, 2 प्रकार से। और मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई है। और मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत पूछे तो ये भी मैकडूगल द्वारा दिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वेन हिले, ये आपका गणित का प्रश्न है ना, गणित का प्रश्न है, और इसमें आपसे सिद्धांत पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन हिले के ज्योमेट्री तर्क के सिद्धांत का चरण स्तर नहीं है। वेन हिले का यानी कि ज्योमेट्री तर्क का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, वेन हिले के द्वारा दिया गया है। इन्होंने इसमें चरण बताए हैं। अब इसमें इनका कौन सा चरण है जो कि इसमें नहीं, इनके द्वारा नहीं दिया गया है, तो वो है मूर्त संचालन। कौन सा चरण है, मूर्त संचालन। यहां पर मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, ध्यान दीजिएगा। मूर्त संचालन वेन हिले के ज्योमेट्री तर्क के सिद्धांत का चरण स्तर नहीं है ना। वेन हिले ने सिद्धांत में बताया, जो वेन हिले ने सिद्धांत दिया है उसमें किसके बारे में बताया है, तो युवा व्यक्ति के बारे में बताया कि भाई युवा व्यक्ति ज्योमेट्री कैसे सीखता है। इन्होंने कितने स्तर बताए हैं, तो इन्होंने 5 स्तर बताया ज्योमेट्री सोच के। कितने, 5। कौन कौन से हैं, दृश्यीकरण है, विश्लेषण है, अमूर्तता है, औपचारिक कटौती, इसे स्वयं सिद्धि भी कहते हैं, और 5वां है कठोरता, है ना। इनके स्तर भी आपको पता होना चाहिए। स्तर 0 से शुरुआत होती है, याद रखिएगा, स्तर 0 से शुरुआत होती है और स्तर 4 यानी कि स्तर 4 पे खत्म हो जाती है। स्तर 0 क्या है इनका, दृश्यीकरण, जिसे चाक्षुषीकरण भी कहते हैं। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर
इनका क्रम भी पूछा जाता है और क्रम पूछा ही गया है, इसके बाद वो प्रश्न आएगा। तो क्रम के बारे में कौन सा पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और पांचवा है, आपको पता होना चाहिए। तो पहला स्तर 0 का है, जो कि दृश्यीकरण, चाक्षुषीकरण भी इसे कहते हैं। स्तर फर्स्ट है विश्लेषण, जिसे विवरण भी कहा जाता है। स्तर 2 में अमूर्तता है, जिसमें जिसको अनौपचारिक निगमन या फिर आदेश या संबंध परक भी कहते हैं। स्तर थर्ड है इसका कटौती, जिसे औपचारिक निगमन या फिर स्वयं सिद्ध भी कहते हैं। और चौथा यानी कि इसका जो पांचवा स्तर है वो है कठोरता, जिसे दृढ़ता भी कहते हैं। तो इनको 1 बाय 1 करके आपको याद रखना है कि स्तर 0 कौन सा है, स्तर फर्स्ट कौन सा, स्तर सेकंड कौन सा है, स्तर थर्ड कौन सा है और स्तर फोर्थ कौन सा है ना। चलिए तो आगे हम बात करेंगे और यही प्रश्न है कि वेन हिले के ज्योमिति विकास के सिद्धांत के अनुसार ज्योमिति चिंतन के स्तरों के सही क्रम को पहचानिए। सही क्रम को आपको पहचानना है कौन सा है, तो पहले नंबर पर कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है और चौथे पे कौन सा है, क्योंकि 4 स्तर बताए, 5वां स्तर इसमें नहीं दे के रखा है ना। तो बताइए भाई कौन सा, अभी मैंने आपको बताया था। तो पहला स्तर कौन सा बताया था मैंने आपको, दृश्यीकरण, जिसे प्रत्युक्षण भी कहते हैं ना, ये भी याद रखिएगा, उसे क्या कहते हैं, प्रत्युक्षीकरण भी कहते हैं। तो आपका दृष्टिकरण किसमें है, दृश्यीकरण, तो यहाँ पर पहले वाले विकल्प में भी है, दूसरे में नहीं है तो दूसरा कट हो जाएगा, तीसरे में भी है आपका, है ना, और चौथे में नहीं है तो चौथा भी कट हो जाएगा, दूसरा चौथा कट हो गया, पहला और दूसरा हम देखते हैं, है ना। तो ये जो दृश्यीकरण है ये 0 स्तर कौन सा, इसका 0 है। एक स्तर में कौन सा आ जाएगा आपका दूसरा, विश्लेषण। विश्लेषण किसमें भाई, विश्लेषण आपका पहले वाले विकल्प में भी है, यहीं पे लिख देता हूं, 0 स्तर है, ये भी 0 है, ये एक स्तर है, ये एक स्तर है। तीसरे नंबर पे आपका अमूर्तता, है ना, जिसको क्या कहते हैं भाई आप, अनौपचारिक निगमन भी कहते हैं, आदेश या फिर संबंध परक या फिर संबंध पहचानना, इसको संबंध पहचानना भी कहते हैं। स्तर आपका 2 हो गया। निगमन यहाँ पर है तो पहला वाला विकल्प गलत हो गया, यानी कि तीसरा आपका करेक्ट होगा। तीसरे नंबर पर आपका निगमन, जिसे आप औपचारिक निगमन भी कह सकते हैं, स्वयं सिद्धि भी कह सकते हैं या फिर कटौती भी कह सकते हैं। 0 1 2 3 1 2 3 4 यानी कि 4 चरण यहाँ पर बताए थे। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो गया। इसके आगे यदि चरण होता तो वो कौन सा होगा, कठोरता है ना, या फिर दृढ़ता होता है ना। तो ये 5 चरण हो जाते, तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर सारे स्तर दिए हुए हैं जो कि अभी मैंने आपको बताए थे। अगला प्रश्न है विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादक। सामाजिक सिद्धांत, और ये भी काफी इंपोर्टेंट है और ये भी पूछा गया है और ये दिया था आपका एरिक्सन द्वारा। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन होंगे, एरिक्सन होंगे। और इनके द्वारा जो अवस्थाएं बताई गई है वो कितनी बताई गई है, तो 8 अवस्थाएं बताई गई विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत। कौन कौन सी अवस्था है, उनका समय काल और सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर सारी चीजें दे रखी है कि भाई एरिक्सन इसका आंसर है। और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, नाम याद रखिएगा एरिक्सन की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में एरिक्सन ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है, 8 अवस्थाएं बताई है। कौन सी पुस्तक में, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में। किसने बताई है, एरिक्सन। तो पहली जो अवस्था है वो है विश्वास बनाम अविश्वास। कौन सी है, विश्वास बनाम अविश्वास। इसमें समय कौन सा बताया है इन्होंने, शेष अवस्था का, जन्म से 18 माह और 17 वर्ष, है ना, ये इन्होंने अवस्थाएं बताई है विश्वास बनाम अविश्वास की। 17 वर्ष नहीं है, 17 माह है ना, 18 माह या फिर 17 माह, जन्म से 18 माह हो सकते हैं, फिर 17 माह भी हो सकते हैं। शेष अवस्था की इन्होंने अवस्था बताई है समय। और ये पहली अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास। दूसरी अवस्था है स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता तथा शक, जिसे आत्मनिर्भरता बनाम लज्जा भी कहते हैं ना। इसका समय इन्होंने बताया है प्रारंभिक बाल्यावस्था और इसका समय है 17 से 3 वर्ष। पहल शक्ति बनाम दोषित 3 से 5 वर्ष, ये प्राक स्कूल वर्ष पूर्व विद्यालय पूछा जाता है ना। ध्यान दीजिएगा कि एरिक्सन ने जो प्राक स्कूल वर्ष 3 से 5 है या फिर पूर्व विद्यालय है, ये कौन सी अवस्था है, तो आपको पता होना चाहिए पहल शक्ति बनाम दोषित है ना। चौथी अवस्था है परिश्रम बनाम हीनता, जिसे उद्यमिता बनाम हीन भावना भी कहते हैं। ये 6 से 12 वर्ष तक की होती है, विद्यालय आयु होती है और इस अवधि को उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं। इस अवधि को क्या कहा जाता है, उत्तर बाल्यावस्था भी कहा जाता है। पांचवी अवस्था है अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। कौन सी है, अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। इसका समय 12 से 18 वर्ष है और इस अवस्था को किशोरावस्था का काल कहा जाता है। अगली है घनिष्ठता बनाम अलगाव। इसका समय है 18 से 35 वर्ष और इसे आरंभिक वयस्क अवस्था या फिर युवा अवस्था की अवस्था होती है। कौन सी होती है ये, आरंभिक वयस्क अवस्था या फिर युवा अवस्था की अवस्था होती है 18 से 35 वर्ष, जिन्हें घनिष्ठता बनाम अलगाव कहा गया है एरिक्सन के अनुसार।
अगली अवस्था इनके द्वारा बताई गई है सृजनात्मकता या फिर जननात्मकता बनाम स्थिरता। इनका समय जो बताया है वो 35 से 65 वर्ष बताया गया है, और इस अवस्था को मध्य अवस्था काल भी कहते हैं या फिर ये कहलाती है ना मध्य अवस्था काल। और आठवीं और अंतिम अवस्था इनके द्वारा बताई गई है अहम संपूर्णता बनाम निराशय, यानी कि संपूर्णता बनाम हताशा। 65 वर्ष से मृत्यु तक यानी पूर्वावस्था, और इस अवस्था में 65 वर्ष के बाद से प्रारंभ होकर मृत्यु तक की जो अवधि सम्मिलित की गई है अहम संपूर्णता बनाम निराशा या फिर संपूर्णता बनाम हताशा में। तो ये 8 प्रकार की जो अवस्था है ये एरिक्सन द्वारा बताई गई है, और इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है, तो इनके द्वारा मनोसामाजिक सिद्धांत दिया गया है। कौन सी पुस्तक में 8 अवस्थाएं बताई गई है, तो चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नामक पुस्तक में। याद रखेगा 8 अवस्था के बारे में। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका नाम सजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। यह प्रश्न भी काफी पूछा गया है ना, रिपीटेड प्रश्न है जिसके लिए मैंने इसको रखा है। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर होगा गाल्टन, है ना। जब सजन शास्त्र के पिता किसको कहा गया है, तो ये गाल्टन को कहा गया है। यहाँ पर देखिए फ्रांसीसी गाल्टन सुजनन शास्त्र के पिता है। और सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग जैसे कि मैंने पहले या फिर दूसरे प्रश्न में आपको बताया था 1885 में फ्रांसीसी गाल्टन द्वारा दिया गया था। मानसिक परिश्रम शब्द का प्रयोग 1890 में केटल द्वारा दिया गया था। और गाल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने व सीखने की शक्ति है। सीधे सीधे आपसे पूछे कि किसके अनुसार बुद्धि पहचानने व सीखने की शक्ति है, तो ये गाल्टन के अनुसार है। किसके अनुसार? गाल्टन के अनुसार है। चलिए अगला प्रश्न है शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया था। किंडरगार्टन पद्धति सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। फ्रोबेल द्वारा किया गया था किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादक। और किंडरगार्टन का अर्थ यहाँ पर बताया है बच्चों का बगीचा। किसके द्वारा? फ्रोबेल द्वारा। अब यहाँ पर बात की जाए कि भाई जो किंडरगार्टन है ये सबसे पहले कहां पर और कब खोला गया था? फ्रोबेल द्वारा। तो फ्रोबेल ने 1840 में खोला था जर्मनी में। कहां पर? जर्मनी में पहला किंडरगार्टन खोला गया था। किसके द्वारा? फ्रोबेल द्वारा। और इस विधि में फ्रोबेल ने बच्चों को क्या माना है? बच्चों को पौधा माना है और शिक्षकों को बागवान माना है आपकी किंडरगार्टन विधि में। याद रखेगा बच्चों को पौधा और शिक्षकों को बागवान माना है। चलिए अगला प्रश्न है अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था। तो ये स्किनर के द्वारा दिया गया था अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय, है ना। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय BF स्किनर के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? भाई यहां पर सामाजिक निर्माणवाद के जनक पूछा गया है। तो ये थे आपके वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की सामाजिक निर्माणवाद के जनक थे। यहां पर लिखा हुआ है ना, लेव वाइगोत्स्की सामाजिक निर्माणवाद या फिर जिसे रचनावाद भी कहा जाता है सिद्धांत के जनक थे। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्नात्मक अधिगम संप्रत्यय ये किसके द्वारा दिया गया था भाई? टोलमेन के, बेंडोरा के, थॉर्नडाइक के या फिर ओलर के? तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ये बेंडोरा के। प्रश्नात्मक अधिगम संप्रत्यय के बारे में पूछे तो सीधा सीधा आपका आंसर होगा बेंडोरा, है ना। ये इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यहाँ पर देखिए प्रश्नात्मक अधिगम बेंडोरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का एक प्रमुख घटक। कहने का मतलब है सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बेंडोरा के द्वारा दिया गया। इसका जो प्रमुख घटक है वो कौन सा है? प्रश्नात्मक अधिगम, है ना। इसका संप्रत्यय ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत से ही निकला हुआ है, इसका एक प्रमुख घटक है। और अल्बर्ट बंडूरा ये कहाँ के रहने वाले थे? कनाडा के, है ना। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। इन्होंने अपना प्रयोग जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं बेबी डॉल पर किया है, और इसी सिद्धांत को बंडूरा का मॉडल द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाने का सिद्धांत कहते हैं। सीधा सीधा आपसे पूछ लेते हैं कि मॉडल द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाने का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये बंडूरा के द्वारा दिया गया है। इसी प्रकार से कंफ्यूजन वाले प्रश्न आपको आने वाले जो एग्जाम है उसमें देखने को मिलेंगे, और इसी प्रकार से प्रश्न भी पूछे जाते हैं आने वाले एग्जाम में, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है। तो यहाँ पर मस्तिष्क उद्वेलन विधि के बारे में पूछा गया, इसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। तो इसके प्रतिपादक होंगे ऑसबोर्न। कौन होंगे? ऑसबोर्न इस विधि के प्रतिपादक होंगे। अब मस्तिष्क उद्वेलन विधि क्या होती है? तो इस विधि में क्या होता है, जो बालक होता है उसको एक ऐसी समस्या प्रदान की जाती है जिसके द्वारा बालक में क्या होता है, बालक के मस्तिष्क में उथल पुथल उत्पन्न होती है, एवं इस उथल पुथल के द्वारा बालक में किसी नवीन विषय को प्रकट करता है ना। उसी को क्या कहते हैं? मस्तिष्क उद्वेलन विधि कहते हैं। और इस विधि में बालकों के मस्तिष्क को सक्रिय करने और समस्या समाधान हेतु उकसाया जाता है, यानी कि किसी न किसी समस्या को दे दिया जाता है जिससे क्या होता है, मस्तिष्क सक्रिय होता है और उस समस्या समाधान हेतु उकसाया उसको जाता है जिससे कि उस समस्या का समाधान वो ढूंढ सके। और इस विधि में बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है, किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होती है। तो इस विधि को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क उद्वेलन विधि कहा जाता है। इसमें मस्तिष्क को सक्रिय किया जाता है बालकों को, है ना।
अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा नहीं किया गया, ये पूछा गया है आपसे। तो वो होंगे आपके B.S. ब्लूम, स्किनर, थॉर्नडाइक और कोहलर, इन तीनों के द्वारा अधिगम सिद्धांत दिया गया है। और कौन कौन से दिए गए हैं ये काफी बार मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता चुका हूं। अब B.S. ब्लूम की हम बात कर ले थोड़ा सा, है ना, कि जो B.S. ब्लूम है वो किसी अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक नहीं है, बल्कि इन्होंने एक वर्गीकरण प्रस्तावित किया था। क्या किया था? इनके द्वारा एक वर्गीकरण प्रस्तावित किया गया था, और ब्लूम के इस वर्गीकरण को टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के नाम से इसको जाना जाता है। और इन्होंने इस पक्ष में कितने पहचान, 3 पक्षों की पहचान की। इस वर्गीकरण में सीखने की कितनी पहचान की है? 3 पक्षों की पहचान की है। अब इनमें 3 पक्ष कौन कौन से हैं? पहला है संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावात्मक पक्ष, और तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, संज्ञानात्मक पक्ष को भी इन्होंने 6 भागों में बांटा है, भावात्मक पक्ष को भी इन्होंने 6 भागों में बांटा है, और क्रियात्मक पक्ष को भी इन्होंने 6 भागों में ही बांटा है। अब वो कौन से पक्ष में कौन से 6 भाग है, इसके बारे में जानना आपको बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि कभी भी कहीं भी किस प्रकार से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम संज्ञानात्मक पक्ष के 6 भागों की बात करें तो ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये जो 6 भाग है ये संज्ञानात्मक पक्ष के 6 भाग है। किसके हैं? संज्ञानात्मक पक्ष के। भावात्मक पक्ष की हम बात करें तो अभिग्रहण करना, अनुक्रिया करना, मूल्य आंकना, मूल्यों का संधारण, मूल्य पद्धति का संगठन और चरित्रीकरण, ये जो 6 प्रकार के पक्ष हैं ये भावात्मक पक्ष के भाग हैं। और क्रियात्मक पक्ष की हम बात करें, इसके 6 भाग कौन कौन से हैं? उत्तेजना, कार्य करना, नियंत्रण, सामंजस्य, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण, ये 6 प्रकार के भाग हैं, ये किसके हैं? क्रियात्मक पक्ष के हैं। तो सभी के 6 भाग हैं, इसमें कौन से भाग है ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? प्रत्याशा सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये ब्लूम की, विक्टर ब्लूम के द्वारा अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया गया है। कब दिया गया है? तो ये 1964 में। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्लूम के द्वारा वर्ष 1964 में दिया गया। और यहाँ पर देखिए जैसे कि 3 विकल्प हैं, उनके बारे में भी आपको बता दूं कि मास्लो द्वारा पदानुक्रम का सिद्धांत दिया गया। यदि पूछे आपसे कि पदानुक्रम का सिद्धांत किसके द्वारा? मास्लो द्वारा। प्रेरणा स्वच्छता का सिद्धांत, है ना, ये पूछा जाए कि प्रेरणा स्वच्छता का सिद्धांत किसके द्वारा? तो हेजरबर्ग के द्वारा, हेजरबर्ग के द्वारा प्रेरणा स्वच्छता का सिद्धांत दिया गया। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत सभी को पता है, स्किनर के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न, भाषा रूपांतरण सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया? बर्टस्टीन के द्वारा, चोम्स्की के, फिल्मर के, या फिर स्किनर? भाषा रूपांतरण सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया? सीधा सीधा बताइए। तो ये दिया गया था आपका चोम्स्की। किसके द्वारा? चोम्स्की के द्वारा दिया गया। हिंदी का ये प्रश्न है। तो यहां पर देखिए नोम चोम्स्की द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? तो ये 1959 में दिया गया था। चोम्स्की जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1959 में किया गया था। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया कि पावलोव ने किस पर अपना प्रयोग किया? बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, या फिर चूहे पर? तो इसका आंसर मैं काफी बार 2 से 3 बार आपको बता चुका हूं। किस पर किया था? कुत्ते पर, है ना। पावलोव ने किस पर अपना प्रयोग किया था? कुत्ते पर किया था। जैसा कि सारी जानकारी मैं दे चुका हूं, एक बार फिर यहाँ पर दे देता हूं। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत दिया है, कुत्ते पर अपना प्रयोग किया है। प्रश्न और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है, बिल्ली पर इन्होंने अपना प्रयोग किया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर द्वारा दिया गया है, इन्होंने अपना प्रयोग 1930 पर चूहे पर किया था, 1943 में कबूतर पर किया था, है ना। कोहलर की हम बात करें तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है कोहलर ने, और इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो सुल्तान नामक चिंपांजी, जिसे वनमानुष भी कहा जाता है, इस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। अगले प्रश्न की बात करें तो सूझ द्वारा सीखने की सिद्धांत का प्रतिपादक, सूझ द्वारा सीखना, ये इसके बारे में भी आपको बता चुका हूं। ये किसके द्वारा दिया गया है? ये कोहलर के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? कोहलर के द्वारा सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत दिया गया है। यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी मैंने रखी है कि यह सिद्धांत कोहलर द्वारा दिया गया है, जिसे अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है। कोहलर ने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपांजी पर अध्ययन किया है। अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत की व्याख्या कोहलर ने अपनी पुस्तक के बारे में पूछे तो याद रखिएगा, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, जो कि 1959 में प्रकाशित की गई थी इनके द्वारा। और इस पुस्तक का नाम आपको याद रखना, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, है ना। और इसे सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है सिद्धांत को? सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि के सिद्धांत 5 संप्रत्तियों पर कार्य करते। कितने? 5 संप्रत्ति। और वो 5 संप्रत्ति कौन कौन से हैं? पहला है लक्ष्य, दूसरा है बाधा, तीसरा है तनाव, चौथा है संगठन और तीसरा है पुनर्संगठन। ये 5 संप्रत्ति बताए हैं गेस्टाल्टवादियों ने। तो ये जो सिद्धांत था इसके बारे में आपको जानकारी दे चुका हूं। सभी सिद्धांतों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सभी टेट एग्जाम में लगभग इस प्रश्न को पूछा जा चुका है और सभी को इसका आंसर पता है। डब्ल्यू मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला ये डब्ल्यू के द्वारा स्थापित किया गया था। और ये कब किया गया था? 1879 में किया गया था। विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला को स्थापित किया गया था और इसके बारे में लगभग सभी बच्चों को पता होगा, है ना? कहां पर? जर्मनी में और लिप्जिंग शहर में, है ना? तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है गोलमैन। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? काफी इंपोर्टेंट है और गोलमैन से संबंधित एक आध प्रश्न पूछा जाता है तो ये संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित रखते हैं गोलमैन। तो इनसे संबंधित बात कर लेते हैं कि गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है और संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो इन्हीं के द्वारा दिया गया था। डेनियल गोलमैन इनका पूरा नाम है। और सामयिक बुद्धि बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों एक पुस्तक का नाम है और इस पुस्तक को भी गोलमैन के द्वारा ही लिखा गया है। यदि आपसे पूछे कि सामयिक बुद्धि बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों है तो इस पुस्तक के लेखक भी कौन है? डेनियल गोलमैन है ना? तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत। एक सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया? ये जो सिद्धांत है ये किससे उत्पन्न हुआ है? विकासवादी सिद्धांत से विकासवादी सिद्धांत से उत्पन्न हुआ है। तो यहां से भी आप समझ सकते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो डार्विन के द्वारा दिया गया है, क्योंकि जो विकासवादी सिद्धांत हैं ये डार्विन के द्वारा ही दिया गया है और ये इसी से निकला हुआ शब्द है आपका सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, है ना? यहाँ पर देखिए सारी जानकारी लिखी भी हुई है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सर्वाधिक उपयुक्त जीवित सिद्धांत एक वाक्यांश है जो कि प्राकृतिक चयन के तंत्र का वर्णन करने के तरीके के रूप में डार्विन के विकासवादी सिद्धांत से उत्पन्न हुआ। किससे? विकासवादी सिद्धांत से उत्पन्न हुआ है, जिसे उपयुक्त जीवित सिद्धांत, इसे उपयुक्त जीवित सिद्धांत या फिर योग्यतम की उत्तरजीविता के नाम से भी इस सिद्धांत को जाना जाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना? और प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नाम से जाना जाता है। और बात करें हम डार्विन की तो ये क्रम विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है डार्विन, साथ में इसे डार्विनवाद भी कहा जाता है क्रम विकास के सिद्धांत को। और विकासवाद का जनक यदि सीधे सीधे पूछे कि विकासवाद का जनक किसे कहा जाता है तो वो भी डार्विन को कहा जाता है। साथ में द ओरिजिन ऑफ स्पीच पुस्तक डार्विन द्वारा कब लिखी गई थी, कब प्रकाशित की गई थी? 1850 में। कौन सी पुस्तक? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, याद रखिएगा ये डार्विन द्वारा प्रतिपादित की गई थी या फिर प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन्होंने प्राकृतिक चयन के साथ साथ विकासवाद की अपनी समझ को भी परिभाषित किया है। किसके द्वारा? डार्विन द्वारा, याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला प्रश्न है संघनन सिद्धांत निम्न में से ये किससे संबंधित है? संघनन सिद्धांत, तो जो संघनन सिद्धांत है ये आपका अधिगम, अभिप्रेरणा, स्मृति या फिर सृजनात्मकता, ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये स्मृति से संबंधित है। संघनन सिद्धांत किससे संबंधित होगा? स्मृति से संबंधित होगा। यहाँ पर सारी जानकारी भी दे रखी है इसके बारे में कि संघनन का जो सिद्धांत है ये स्मृति से संबंधित है और यहाँ एक मानसिक प्रक्रिया है आपकी संघनन का सिद्धांत, जिसमें व्यक्ति धारण की गई विषय वस्तु का पुनः स्मरण करके उसे चेतना में लाकर उसका क्या उपयोग करता है। याद रखिएगा संघनन का सिद्धांत एक स्मृति से संबंधित है और यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति धारण की गई विषय वस्तु का पुनः स्मरण करके उसे चेतना में लाकर उसका उपयोग करता है। संघनन सिद्धांत दीर्घकालीन स्मृति की व्याख्या करता है। इसमें स्मृति दिनों, हफ्तों, महीनों और वर्षों में स्थिर हो जाता है। चाहे तो आपके दिन भी लग सकते हैं, हफ्ते भी, महीने भी या फिर वर्षों में ये क्या होता है? स्थिर हो जाता है। इस प्रक्रिया को संघनन के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? इस प्रक्रिया को संघनन के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसे संघनन का सिद्धांत कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्षेत्र सिद्धांत। जो क्षेत्र सिद्धांत है निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए तो क्षेत्र सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया? तो कर्ट लेविन द्वारा दिया गया। किसके? कर्ट लेविन। और जो कर्ट लेविन है ये आते हैं गेस्टाल्टवादियों में। किसमें आते हैं कर्ट लेविन?
गेस्टाल्टवादियों में आते हैं और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन होंगे, कर्ट लेविन होंगे। और यहाँ जो सिद्धांत है गेस्टाल्टवादी वर्ग का सिद्धांत है। लेविन का क्षेत्र सिद्धांत सामान्य शब्दों में यदि हम कहें, यहाँ पर सांकेतिक भाषा में भी इसको प्रदर्शित किया है कि मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है ना। अब गेस्टाल्टवाद में कौन कौन से वैज्ञानिक आते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैक्स वर्दिमर, कर्ट कोफका, कोहलर और कर्ट लेविन। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि जनक कौन है, गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए वो है मैक्स वर्दिमर। कौन है, मैक्स वर्दिमर गेस्टाल्टवाद के जनक है। और ये सारे उसमें आते हैं आपके कर्ट कोफका, कोहलर और लेविन। अब यहाँ पर गेस्टाल्टवाद के जनक की बात करें तो साथ में व्यवहारवादी के जनक कौन होंगे, तो वो है वाटसन होंगे, है ना। मनोविश्लेषणवादी के जनक कौन होंगे, तो वो सिगमंड फ्राइड होंगे। संरचनावादी के जनक कौन होंगे, तो वो वुंट और टिचनर होंगे। तो ये जो जनक, व्यवहारवादी जनक, मनोविश्लेषणवादी के जनक, संरचनावादी के जनक, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भी सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके टेट एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था शुरू में कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये आपका स्किनर के द्वारा दिया गया है। किस पर प्रयोग किया था इन्होंने, तो इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था, है ना। ये सारी जानकारी आपको दे चुका हूं, लेकिन इसका दूसरा नाम यहाँ पर पूछा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई एक सिद्धांत के अन्य नाम भी होते हैं और इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है, नैमित्तिक अनुबंधन। क्या है, नैमित्तिक अनुबंधन है। और 3 सिद्धांत हैं, इनके बारे में भी आपको बताऊंगा कि कौन से सिद्धांत के कौन कौन से नाम है ना। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसके नाम किसने दिया है, तो स्किनर ने प्रयोग चूहे पर किया है ना। और इसके अन्य नाम की हम बात करें तो जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से नैमित्तिक अनुबंध सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, पुनर्वलन के सिद्धांत के नाम से, सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत से, क्रियात्मक क्रिया प्रसूत सिद्धांत से, अभिक्रमिक अनुदेशन सिद्धांत से, इसे आर्य सिद्धांत के नाम से, आर टाइप थ्योरी के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। इन सभी के नाम से सिर्फ और सिर्फ क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को जाना जाता है। याद रखिएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के नाम से ये कोई से भी नाम आपको दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये किसके द्वारा दिया गया है ना। आप देखेंगे विकल्प में समीपस्थ अनुबंधन का सिद्धांत भी था, ये किसके द्वारा दिया गया, गुथ्री के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, गुथ्री के द्वारा दिया गया। और जो समीपस्थ अनुबंधन का सिद्धांत है ये, इसके अन्य नाम क्या है, तो इसका है समीपता सिद्धांत भी कहते हैं इसको, स्थापना का सिद्धांत भी कहते हैं, एकल प्रयास का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी कहते हैं, इकराहा प्रयास का सिद्धांत, वन ट्रायल थ्योरी भी कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन थ्योरी भी कहते हैं। कभी कभी पूछ ले कि वन ट्रायल थ्योरी किसके द्वारा दी गई, तो आपको पता होना चाहिए कि समीपस्थ अनुबंधन का ही दूसरा नाम है और ये किसके द्वारा दी गई है, गुथ्री के द्वारा दी गई है। इकराहा प्रयास का सिद्धांत पूछ ले कि ये किसके द्वारा दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि समीपस्थ अनुबंधन का ही नाम है। चलिए अब बात करते हैं प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत जो कि विकल्प में था। ये किसके द्वारा दिया गया है, पावलोव का द्वारा दिया गया है। किस पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था। इसका अन्य नाम क्या है, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं इसे, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। और ये दोनों के बारे में मैंने आपको प्रश्न बताया था, ये प्रश्न पूछा गया था, आंसर बताया था। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं, सहज अनुबंधन सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, परंपरा अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंध सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। इन सभी नामों से जाना जाता है प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत। किसी भी नाम से पूछा जा सकता है कि भाई ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए पावलोव के द्वारा दिया गया। अब चिन्ह अनुबंध भी था विकल्प में, जिसे चिन्ह सिद्धांत भी कहते हैं, है ना। ये किसके द्वारा दिया गया, टोलमैन के द्वारा दिया गया। किस पर प्रयोग किया था इन्होंने, कुत्ते पर किया था। भूल भुलैया परीक्षण किया था, इनके द्वारा किया गया था, है ना, याद हो तो। अब इसके अन्य नाम क्या है, चिन्ह अनुबंध या फिर चिन्ह सिद्धांत के, तो इसे चिन्ह अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं, संकेत अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं, चिन्ह पूर्णाकार अधिगम भी कहते हैं, संज्ञानात्मक मानचित्र सिद्धांत भी से कहा जाता है, अर्थपूर्ण व्यवहार सिद्धांत भी कहा जाता है, प्रत्याशा सिद्धांत, सीधे सीधे पूछा जाए प्रत्याशा सिद्धांत याद रखेगा टोलमैन, है ना। प्रतीक अधिगम सिद्धांत, उद्देश्य पूर्ण अधिगम सिद्धांत,
ये सभी के सभी चिन्ह अनुबंध या फिर चिन्ह सिद्धांत के अन्य नाम है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और ये टोलमैन के द्वारा दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन सिद्धांत भी कहा जाता है? वो कौन सा सिद्धांत है जिसे पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है? प्रश्न वही है लेकिन यहाँ पर विकल्पों को बदल दिया गया है और सिद्धांत का नाम अलग दे दिया गया है। राइट आंसर आपका क्या होगा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इसके बारे में थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, है ना। ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को ही पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है ना। अब इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर द्वारा दिया गया, प्रयोग चूहे पर किया है। ये सारे सिद्धांत मैंने अभी आपको बताए थे ना। ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के सारे नाम हैं जो कि अभी बताए थे। डबल से पढ़ेंगे, समय आपका व्यतीत खराब होगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक, प्रयोग बिल्ली पर किया है। इसके अन्य नाम में पढ़कर सुना देता हूं क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। देखिए, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अनुबंध सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, सिद्धांतवाद का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, संबंधवाद का सिद्धांत, सह संबंधवाद का सिद्धांत और आवृत्ति का सिद्धांत। अभी आपने जो वीडियो देखा उसमें आपने देखा होगा कि जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत हैं, इसी के 3 प्रश्न पूछ लिए गए थे। शुरू में आपसे पूछा था कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, प्रयत्न एवं भूल के बारे में पूछा, फिर प्रयास एवं त्रुटि के बारे में पूछा, है ना, एसआर थ्योरी के बारे में पूछा। तो इसी प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं ना। तो आपको पता होना चाहिए कौन से सिद्धांत के अन्य उपनाम है। सूच के सिद्धांत की हम बात करें, वह सूच का जो सिद्धांत है कोलर द्वारा दिया गया था, प्रयोग इन्होंने सुल्तान नामक चिंपांजी पर किया था। और सूच के जो सिद्धांत के उपनाम है, सॉरी अन्य नाम है, वो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, समझ का सिद्धांत है, गेस्टाल्ट सिद्धांत है, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है और पूर्णकारवादी सिद्धांत है। देखिए, सूच के सिद्धांत को डायरेक्टली गेस्टाल्ट सिद्धांत भी दे दिया जाता है, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत दे दिया जाता है और इसे ही समझ का सिद्धांत और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहा जाता है सूच के सिद्धांत को, है ना। तो याद रखिएगा, ये सभी के सभी सिद्धांत कोहलर द्वारा दिया गया है और एक ही सिद्धांत है। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, ये पावला द्वारा कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था और इसके बारे में थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि संबंधित है। भाई, जो प्रोजेक्ट पद्धति है ये किससे संबंधित है पूछा गया है। तो प्रोजेक्ट पद्धति के बारे में सभी को पता है भाई, ये किलपेट्रिक से संबंधित है। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक किलपेट्रिक है, किंडरगार्टन के फ्रोबेल है और मॉन्टेसरी विधि के मारिया मोंटेसरी है। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि आप सभी को इसके बारे में पता नहीं होगा, सभी को जानकारी होगी, है ना। आपके 49 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 50वें प्रश्न के बारे में मैंने आपको बताया था, क्यूज के तौर पर एक प्रश्न दूंगा। ब्रेल लिपि के प्रतिपादक कौन है? ब्रेल लिपि के लुई ब्रेल है, मैकडूगल है, फ्रायड है या फिर मेस्लो है? सभी को इसका आंसर पता है, बहुत सरल प्रश्न है। क्यूज लिख के 50 लिख के आपको आंसर देना है कि ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। आंसर भी साथ में लिख देना, मैकडूगल, लुई ब्रेल, फ्रायड या फिर मेस्लो, है ना। इस प्रकार से आपको आंसर देना है। मुझे लगता है कि इन 50 प्रश्नों में मैंने आपके लगभग 200 से 500 प्रश्न के बीच में आपके कंप्लीट करवा दिए हैं ना। इस प्रकार से इन प्रश्नों को मैंने बताया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ज्यादा मेहनत लगी मुझे इन प्रश्नों को बनाने में, इन प्रश्नों को निकालने में और इनका डिस्क्राइब लिखने में बहुत मेहनत लगी है। तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यदि इसी प्रकार के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।